नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से विकास योजनाओं के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए कहा है और ये रोडमैप 100 दिनों का होगा। सीएम योगी ने कहा कि सरकार तय रोडमैप पर चलेगी और इसी के आधार पर योजनाएं भी बनाई जाएंगी। इसके लिए सीएम योगी ने सभी विभागों और मंत्रियों को अगले 100 दिनों का टारगेट दिया है ताकि इन योजनाओं को लागू किया जा सके और 100 के बाद उसकी समीक्षा भी की जा सके। तो वहीं अब योगी कैबिनेट के मंत्रियों ने अपने अपने विभागों के लिए 100 दिन की कार्य योजना तैयार की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लोक भवन में कैबिनेट मंत्रियों के साथ में बैठक करेंगे। इस बैठक में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र तय किए गए रोडमैप का प्रेजेंटेशन करने वाले हैं और सीएम योगी विभाग अनुसार कार्य योजना के प्रेजेंटेशन की समीक्षा खुद करेंगे। तो सीएम योगी ने 100 दिनों के कार्य योजना बनाए जाने के निर्देश दिए हैं कि 100 दिनों का प्रेजेंटेशन होना चाहिए। कि किस तरीके से सरकार अगले 100 दिनों में काम करने वाली है, इस बात का जो प्रेजेंटेशन है वो तमाम कैबिनेट मंत्री साझा करें सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में। और अगर उसमें किसी तरह की कोई कमी रहती है, कोई त्रुटि रहती है, तो वो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ उसकी समीक्षा करेंगे। चलिए, ग्राउंड जीरो से अनूप हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि लगातार प्रेजेंटेशन और 100 दिनों का जिक्र हम डे 1 से सुनते चले आ रहे हैं, जिस दौरान कैबिनेट का निर्धारण हुआ था उस दिन से, और आज वो दिन आ चुका है कि इसकी समीक्षा भी होगी। हर कैबिनेट मंत्री को कहा गया है कि विभागवार 100 दिनों का क्या कार्य योजना रहेगी वो आप तैयार कीजिए, उसके अनुसार ही सरकार चलने वाली है। तो ये जो प्लान है वो कितना प्रभावी नजर आएगा आज की मीटिंग में? देखिए पूजा, विभाग बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। उसमें साफ तौर से निर्देश दिया था कि सभी मंत्री अपने विभाग की समीक्षा बैठक करें। बैठक करने के बाद 100 दिन का प्लान तैयार करें कि विभाग में 100 दिन तक किस तरीके से काम करना है। अभी तक पिछले दिनों में क्या कमियां रह गई हैं, क्या विभाग को और आवश्यकता है काम करने की, इसका 100 दिन का काम निर्धारित करें, पूरी प्लानिंग करें। उसके बाद आज मुख्यमंत्री ने सभी विभाग के मंत्रियों को बुलाया है। ये बैठक हालांकि थोड़ा अपडेट हुई है, 6:30 बजे मुख्यमंत्री के सामने सभी मंत्री वहां पर प्रेजेंटेशन देंगे, उनके विभाग के पूरी क्या है और 100 दिन में क्या कुछ काम करने वाले हैं। क्योंकि तमाम ऐसे मंत्री हैं जिनको उनके विभाग का पूरा शायद जानकारी नहीं होगी, क्योंकि इसी वजह से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे रूबरू हो रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे मंत्री नए भी हुए हैं, उनको विभाग के बारे में जानकारी करनी होगी कि उनके विभाग में किस तरीके से काम होता है। क्योंकि अफसरशाही पर जिस तरीके से लगातार पिछले दिनों से देखने को मिला है। ठीक है, अनूप, मैं आपसे समझना ये चाहूंगी कि ये जो 100 दिनों की कार्य योजना बनाने के लिए कहा गया है, इस कार्य योजना में क्या नवाचार को स्थान दिया जाएगा या फिर नवीनीकृत जो योजनाएं होंगी, जो नए सिरे से बनाई जाएंगी तमाम लोगों के लिए, जो लाभान्वित होना चाहते हैं उनके लिए जो बनाई जाएंगी वो नए सिरे से बनाई जाएंगी? दो तरह की फॉर्मेट पे क्योंकि गवर्नमेंट काम करती है, एक नवाचार होता है और दूसरा नवीनीकृत योजना। देखिए पूजा, जो सरकारी योजनाएं पहले से चली आ रही उन पर तो काम होगा ही, लेकिन मंत्री वो चीज बताएंगे कि इन दिनों में उन्होंने क्या किया। इस समय प्रमुख सचिव की बैठक होने वाली है, सभी विभाग के ये कुछ तस्वीरें दिखाएंगे कि पहले जो बैठक होने वाली अभी शुरू होने वाली है वो मुख्य सचिव सभी विभागों के प्रमुख सचिव द्वारा बैठक लेंगे। उसके बाद उसमें उनका प्रेजेंटेशन लिया जाएगा कि जो अधिकारियों ने क्या तैयार किया है 100 दिन का काम करने का। उसके बाद वो प्रेजेंटेशन जो है मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को 6:30 बजे लेने वाले हैं। यानी अब कहीं न कहीं वो मंत्री को भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे मंत्रियों को पूरे विभाग के बारे में जानकारी करनी होगी और मुख्यमंत्री के सामने उन पर प्रेजेंटेशन देना होगा कि जो योजनाएं चल रही हैं उन पर तो बेहतर काम कर भी रहे हैं और अलग से क्या कुछ कर पा रहे हैं, योजनाओं को लेकर के क्या कुछ बेहतर विभाग में करना है, क्या कुछ जो पहले जो सरकार में नहीं हुआ है वो करके देना है। यानी कहा जा सकता है पूजा कि अब मंत्रियों को अपने काम को दिखाना होगा, उसके बाद मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन देना होगा कि 100 दिन में क्या कुछ उन्होंने नया किया है या फिर सरकार की जो योजनाएं चल रही थी उनको किस तरीके से निभा
निभाया है। अब 6:30 बजे के बाद क्लियर होगा कि इस विभाग ने किस तरीके से प्रेजेंटेशन दिया है इस मंत्री ने, उस पर बिल्कुल। मुख्यमंत्री ने और ये तमाम बातें और इसका निष्कर्ष तो मीटिंग के बाद ही सामने आएगा कि आखिरकार इस मीटिंग का लबोलुआब क्या रहा है। बहुत शुक्रिया अनूप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो दूसरे कार्यकाल के 100 दिनों का रोड मैप तैयार होगा। ये सचिवों की मीटिंग जिसका जिक्र अनूप कर रहे थे, उसकी भी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। देखिए, आज लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक है और उस बैठक से पहले ये जो सचिव हैं तमाम, उनकी मीटिंग भी लेने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ये मीटिंग लेंगे, जिसमें तमाम जो पैरामीटर्स हैं उनको डिसाइड किया जाएगा। तमाम तरह की जो कार्य योजनाएं बनेंगी, उसका रोड मैप क्या होने वाला है, उसके लिए किस तरह की तैयारियों की जरूरत है, किस तरह की एसेंशियल सर्विसेज हैं जो कि तमाम जो लाभार्थी हैं उनको प्रोवाइड की जाएंगी। ये तमाम बिंदु हैं जिन पर चर्चा होनी है। तो वहीं गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के पास पुलिस कर्मियों पर हमले के मामले में कई नए खुलासे हुए हैं। दरअसल जांच में सामने आया है कि हमलावर अहमद मुर्तजा अब्बासी हाल ही में नेपाल भी गया था। उससे पुलिस को कई संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। ऐसे में जांच एजेंसियों का दावा है कि इसका आतंकी कनेक्शन हो सकता है। तो वहीं गोरखनाथ मंदिर में सिपाहियों पर हमले के मामले में आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी पर 2 एफआईआर दर्ज हुई है। पहली एफआईआर गोरखनाथ थाने के इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह ने लूट हत्या का प्रयास 7 CLA की धारा में दर्ज कार्रवाई, और दूसरी एफआईआर गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के हेड कांस्टेबल विनय कुमार मिश्रा ने दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी के पास से एक नहीं 3 धारदार हथियार मिले हैं। एक बांके से हमला किया गया था, जबकि दूसरा बांका और चाकू बैग में छिपा रखा गया था। आपको बता दें कि जब मीडिया ने आरोपी के पिता से बातचीत करी तो पिता ने कहा, हम कैसे मान लें कि वो आतंकी हो गया, आतंकी होता तो बंदूक लेकर जाता, वो किसी और के बहकावे में नहीं, अपने दिमाग के बहकावे में था, जो मानसिक रोगी है। उन्होंने कहा बस सरकार उसके साथ सहानुभूति पूर्वक रवैया अपनाए क्योंकि वो मानसिक तौर पर विक्षिप्त है। तो रोता था, तो उदास रहता था अक्सर। तो खैर हम लोगों को चूक हो गई, उसको इलाज नहीं कर पाए, उसको दिखा नहीं पाए, समझ नहीं पाए। बाद में ये जो करीब 24-25 साल की उम्र में जाके ये 23-24 साल की उम्र में ये इसको मैनिफेस्टेशन होने लगा। ये रिलायंस पेट्रोकेमिकल नागोरखने में अपॉइंटेड था, वहाँ ये अक्सर ये बोल कर देता था, अपने कमरे में बैठा रहता था, हम लोग फ़ोन करते थे तो ये बड़ा डिस्टर्ब। प्लांट में भी भेजा इसको, अच्छे प्लांट में, वहाँ पे काम करते करते इसको हेलुसिनेशन हो गया। घर से बच्चा 40 किलोमीटर रिफाइनरी आ रहा था, रिफाइनरी जब पहुँचे बस तो इसने मना कर दिया कि भाई हम उतरेंगे नहीं, हम जो हैं वो मतलब इसने कहा नहीं हम उतरेंगे, हमको अल्लाह नहीं उतारे हमको, हम मतलब एकदम स्वर्गिक उसमें चला गया था हेलुसिनेशन। हमको तो पता भी नहीं था क्या होता है। तो इसको लोगों ने उतारा मनोबल करके, और इसको वहाँ के जो हेल्थ सेंटर था वहाँ भर्ती किया। हमको बुलाया गया तो हमको चीफ मेडिकल अफसर ने कहा कि भाई ये लड़का अनफिट है, इसका आपको डिटेल ट्रीटमेंट कराना। अभी ये प्लांट में कंपनी में काम नहीं कर सकता, प्लांट में काम नहीं कर सकता। तो वहीं प्रदेश में योगी सरकार के शासनकाल में बदमाशों पर नकेल कसती जा रही है। इसी कड़ी में शामली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। शामली पुलिस ने कुख्यात अपराधी अनिल उर्फ पिंटू को गिरफ्तार किया, जिसके पास से AK-47 बरामद किया गया है। आपको बताया जा रहा है कि आरोपी पिंटू कुख्यात बदमाश विक्की त्यागी के मर्डर मामले में जेल भी जा चुका है, जो कि मुजफ्फरनगर के गांव हडोली माजरा का रहने वाला है। आरोप है कि पकड़ा गया बदमाश पिंटू मेरठ यूनिवर्सिटी के डीन राजीव सिंह पर हुए हमले में शामिल था। फिलहाल पुलिस ने अनिल उर्फ पिंटू के कब्जे से भारी मात्रा में कारतूस और AK-47 बरामद किया है। बताया भी जा रहा है कि AK-47 विदेश की है। फिलहाल पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और पकड़े गए बदमाश से गैंग के बारे में पूछताछ भी की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए शातिर बदमाश को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है और आगे के प्रकरण से जुड़े सभी पहलुओं की गहनता से जांच भी की जा रही है। और अलग-अलग बोर के लगभग 1300 से भी ज्यादा कारतूस बरामद हुए हैं। इस संबंध में आप लोगों को ये बताना है कि जो शामली पुलिस द्वारा जो भी ऐसे लोग हैं जो इलीगल वेपन्स रखते हैं या उनमें डील करते हैं, उन लोगों के बारे में लगातार जानकारी इकट्ठा की जाती है, उन पर कार्रवाई की जाती है। इसी संदर्भ में बहुत ही स्पेसिफिक इनपुट पे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।
चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आकाश हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, क्या कुछ था ये पूरा मामला, और ये कहा जा रहा है कि पिंटू के ऊपर पहले भी कई मामले दर्ज हैं और उसके बाद दोबारा उसको AK-47 के साथ पकड़ा गया है। पुलिस चेकिंग के दौरान पिंटू अंकित अनिल पिंटू बदमाश को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से AK-47 और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। पकड़ा गया आरोपित संजीव जीवक, जो कुख्यात बदमाश है और फिलहाल जेल में है, उसकी गैंग का शार्प शूटर बताया जा रहा है और इसने 11 लाख रुपए में ये हौसला खरीदा था। इसको सुरक्षित रखने के लिए शामली से निकलकर ये हरियाणा की ओर जा रहे थे। बीच में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गाड़ी को पकड़ लिया है, आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत शुक्रिया आकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। आकाश जुड़े, जिन्होंने बताया किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को अंजाम देने के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया है पिंटू और अब आखिरकार गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भी भेज दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी ने मदरसों पर जांच के आदेश दिए हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी। सीएम योगी ने 7,442 मदरसों की जांच के आदेश दिए हैं। फर्जी मुकदमों की शिकायत के बाद ये कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। कई जिलों में कागजों पर फर्जी मदरसे चलने की शिकायत मिली है, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आए हैं और अब उन्होंने कहा है कि इन तमाम 7,442 मदरसों की जांच होनी चाहिए। सपा मुखिया अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच पिछले कुछ दिनों से चल रहे घटनाक्रम ने भाजपा के लिए चरखा दाव की नई जमीन तैयार कर दी है। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव की सत्ता खेमे से बढ़ रही नजदीकियों के बाद माना जा रहा है कि भाजपा नितिन अग्रवाल की तरह ही शिवपाल को विधानसभा उपाध्यक्ष बनाकर सपा के खिलाफ बड़ा रणनीतिक दांव चल सकती है। माना यह भी जा रहा है कि इस बार विधानसभा में अखिलेश यादव ने बतौर नेता प्रतिपक्ष आक्रामक तेवर के संकेत दे दिए हैं। ऐसे में बीजेपी विधानसभा उपाध्यक्ष के तौर पर शिवपाल को बैठाकर सपा प्रमुख पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हुए बढ़त हासिल करने की कोशिश कर सकती है। आपको ये बता दें कि विधानसभा उपाध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष के ठीक बगल की कुर्सी पर बैठता है और विपक्ष की ओर से ही प्रस्तावित होता है कि ऐसे में भाजपा अपने सहयोगी को उस कुर्सी पर बैठा सकती है। यादव चर्चाओं में है। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा दांव खेलेगी और विधानसभा उपाध्यक्ष के तौर पर उन्हें सदन भेजेगी। आपको बता दें कि नेता जो सदन का उपाध्यक्ष होता है विपक्ष के तौर विपक्ष की पार्टी की तरफ से बैठता है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी अगर शिवपाल यादव को अपने साथ लाती है तो इस सीट पर वो दांव खेल सकती है शिवपाल यादव को नेता विधानसभा के पद पर बैठाकर। तो फिलहाल इस तरह की अटकलें फिर तेज हो गई हैं और यही नहीं बताया भी जा रहा है कि जो जसवंत नगर की सीट है वो भी अभी खाली हो सकती है अगर राज्यसभा भेजे जाते हैं शिवपाल यादव, क्योंकि राज्यसभा की 3 सीटें जल्दी खाली होने वाली हैं। तो माना जा रहा है कि इन 3 सीटों में से एक सीट पर शिवपाल यादव को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेज सकती है और जसवंत नगर के उपचुनाव में उनके बेटे आदित्य को खड़ा कर सकती है। फिलहाल अटकलें कई तरीके की बाजार में चल रही हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन देखना होगा कि नवरात्र के दौरान ही किस तरह का फैसला शिवपाल यादव लेते हैं और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी उन्हें किस तरह से अपने साथ लाती है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तख्तुल किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधा, कानून व्यवस्था की हालात और महंगाई को लेकर सोशल मीडिया पर बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक के बाद एक लगातार ट्वीट करते हुए भाजपा को घेरा। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि आज के महंगाई के दौर में कंपनियां बढ़ती हुई लागत जनता से वसूल रही हैं, पर अपना लाभ कम नहीं कर रही हैं। लोकतंत्र में सरकार की भूमिका राज करने की नहीं बल्कि ऐसी नीतियां बनाने की होती है जो जनहित के लिए नियंत्रण रखें, जिससे कोई जनता का शोषण उत्पीड़न ना कर सके। भाजपा कंपनी बन गई है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट करी है। उत्तराखंड के विकास में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार से मिल रहे सहयोग पर आभार भी व्यक्त करते हुए सीएम धामी ने तमाम राज्य मंत्रियों से मुलाकात करी और प्रधानमंत्री को अवगत भी कराया है। धामी ने पीएम मोदी से उत्तराखंड राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए जीएसटी प्रतिकर अवधि को बढ़ाए जाने का भी अनुरोध किया है। उन्होंने उत्तराखंड में नवीनतम तकनीक और वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना और
फार्मास्यूटिकल उद्योग के विकास के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की स्थापना का आग्रह किया है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में बागवानी की अपार संभावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री से कश्मीर की तर्ज पर 2000 करोड़ रुपए का बागवानी पैकेज दिए जाने का अनुरोध भी किया। सीएम धामी ने बताया कि रेल मंत्रालय की ओर से ऋषिकेश उत्तरकाशी रेल लाइन के निर्माण के लिए फाइनल लोकेशन सर्व के उपरांत डीपीआर तैयार कर ली गई है। तो इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पार्लियामेंट हाउस में शिष्टाचार भेंट करी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जनपदों में हिम प्रहरी योजना लागू किए जाने में केंद्र से सहयोग का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जनपदों के ग्रामों से हो रहे पलायन को रोकने, दैवीय आपदा में राहत और बचाव कार्यों के लिए पुलिस, आईटीबीपी, एसएसबी के सहयोग से सीमा रक्षक दल, हिम प्रहरी दलों का गठन किया जाना प्रस्तावित है। कल यानी बुधवार को बीजेपी का स्थापना दिवस है, जिसको लेकर पार्टी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि कल पूरे देश में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा और स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी के बड़े नेता जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली माध्यम से जुड़ेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में हमारी पार्टी इस कार्यक्रम को व्रत के तौर पर मनाएगी। साथ ही कार्यक्रम को बूथ स्तर तक जोड़ा जाएगा। पूरे देश भर में एक बड़ा आयोजन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी उस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष वर्चुअल माध्यम से पूरे देश भर में जुड़ेंगे। उत्तराखंड में भी हम लोगों ने इस कार्यक्रम को व्रत रूप में मनाने का निर्णय लिया है। बूथ स्तर तक, नीचे तक इस कार्यक्रम को बनाने की पूरी योजना रचना हम लोगों ने बनाई है। इसके लिए आज रात को भी एक बड़ी बैठक है वीसी के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और इससे पहले भी एक बैठक हो चुकी है। अपने घरों पर कल झंडे लगाने का इस प्रकार का कार्यक्रम भी सब जगह रहेगा और इसके बाद कार्यक्रम के स्वरूप जो हमने तय किए हैं, कहीं सार्वजनिक स्थान पर बैठकर और प्रधानमंत्री जी के उस भाषण को हम लोग सुनेंगे। तो ये युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करी। साथ ही रेखा आर्या ने कहा कि समय के अनुसार युवा नीति में बदलाव भी जरूरी है। उन्होंने कहा सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार काम कर रही है और अब युवाओं के सर्वांगीण विकास के साथ ही कौशल विकास और रोजगार पर सरकार का फोकस है। युवा कल्याण और हमारे जो प्रांतीय रक्षक दल है, इस विभाग की प्रथम बैठक आज हमने ली है और इस बैठक में हमने हमारे जो नई उप मंगल दल हैं अथवा हमारे जो महिला मंगल दल है अथवा हमारे जो पीआरडीए हैं, उनको हम किस प्रकार से हम सशक्त कर सकते हैं आर्थिक रूप से भी और किन किन दृष्टिकोण से उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं, उस दिशा में उनको निर्देशित किया है। हमने जो हमारे पीआरडी जवान हैं जो लगभग 9126 के करीब हैं, उनमें से लगभग 7000 लोग लगभग कार्यरत हैं और अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो कि जिनको रोजगार नहीं मिल पाया है। तो उनके रोजगार के लिए जैसे आपदा प्रबंधन में, आपदा में उनका उपयोग करना, उनको ट्रेनिंग देकर फायर सीजन में फायर वॉचर के रूप में वो किस प्रकार से काम कर सकते हैं, उस दिशा में उनको मोटिवेट करना। उत्तराखंड कांग्रेस विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद से ही बिना सेनापति के है। चुनावी हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल नैतिकता के आधार पर इस्तीफा हाईकमान को भेज चुके हैं, जिसके बाद से ही आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड कांग्रेस का कोई प्रदेश अध्यक्ष अभी तक नहीं है। लेकिन इन दो तस्वीरों पर नजर डालें तो फिलहाल कांग्रेस के एक नहीं बल्कि दो प्रदेश अध्यक्ष नजर आते हैं। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल की नेम प्लेट कांग्रेस भवन में मौजूद है, तो वहीं निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनके घर के बाहर भी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की नेम प्लेट लगी हुई है। ऐसे में आम कांग्रेसी के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष आखिरकार है कौन, जो कि अभी तक बनाया ही नहीं गया। वहीं दूसरी तरफ निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जल्द नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान होने की बात भी कह रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर जो गंभीरता से विचार कर रहा है
और मैं समझता हूं कि शीघ्र जो है प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भी जो है राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में बड़ी चुनौतियां हमारे सामने है। चाहे पंचायत चुनाव का जिक्र करूं, नगर निकाय का जिक्र करूं, 2024 के लोकसभा का जिक्र करूं, फिर 27 की चुनौती हमारे सामने है। तो मैं समझता हूँ शीघ्र जो है अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय नेतृत्व इस राज्य को देगा। तो प्रीतम सिंह को सुना आपने, साफ तौर पर कह रहे हैं कि आला कमान के ऊपर उनको भरोसा है और जल्द ही आला कमान निर्णय लेते हुए हमको एक कुशल नेतृत्व सौंप देगा और प्रतीक्षा कीजिए। लेकिन कहीं ये प्रतीक्षा इतनी लंबी तो नहीं हो जाएगी जो कांग्रेस के लिए पैर पर कुल्हाड़ी जैसी साबित हो जाए। बगचोड़ से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।